दोस्तों, कोई कहता है कि हम लोग भारत का विकास सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो कोई ये कहता है कि हम लोग तो एक ऑप्शन लेकर चल रहे हैं और दो डायरेक्शन में भारत का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई इससे भी बढ़कर ये कहता है कि हम लोग भारत का विकास चहुमुखी कर रहे हैं। लेकिन डीआरडीओ एकमात्र ऐसी संस्था है भारत की जो एक्चुअली भारत का विकास बहुमुखी आयामों में कर रही है, यानी मल्टीपल डायरेक्शन में भारत का विकास करने के लिए बीड़ा उठाया है डीआरडीओ ने। हमने उस समय देखा जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसे भारत में कोविड की सेकेंड वेव कहा जा रहा था। स्थिति गंभीर हो गई थी, बिल्कुल घुटनों पर आ गए थे हम लोग। उस समय दुनिया के दूसरे देश भी इस बीमारी से जूझ रहे थे और सभी लोग इसकी वैक्सीन बनाने के लिए बिल्कुल रेस में लग गए थे। भारत भी उसमें से एक था और फाइनली भारत ने भी इसकी वैक्सीन बनाई और वो बहुत असरदार थी। आज तक हम लोग कोविड के उतने गंभीर मामले नहीं देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य वाली बात यह थी और बड़े गर्व वाली बात थी कि भारत उसमें से एक लौता देश था जिसने कोविड वैक्सीन तो बनाई, लेकिन ऐसी दवाई भी बनाई जो कि कोविड हो जाने के बाद पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बराबर होता है और पेशेंट की रिकवरी बड़ी फास्टेस्ट तरीके से होती है। मैं बात कर रहा हूँ 2DG की, और वो भी बनाई थी डीआरडीओ ने। आपको याद है इसी कोविड वेव में जब अरविंद केजरीवाल का सो कॉल्ड हेल्थ मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया था, उनके मोहल्ला क्लिनिक्स ने तो घुटने टेक दिए थे, घुटने क्या रेंग दिए थे वो। उस समय डीआरडीओ ही वो संस्था थी जिसने दिल्ली में सैकड़ों बेड वाले हॉस्पिटल विद इन फ्यू डेज बना डाले थे। अभी रिसेंटली खबर निकल कर आई थी, बेंगलुरु में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जिसका क्षेत्रफल था 1,30,000 स्क्वायर फीट। कुल 7 माले की ये बिल्डिंग थी जिसमें हमारे आगामी जितने भी फाइटर जेट की परियोजनाएं हैं उन सभी की डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल की यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। और ये बिल्डिंग बनाने में डीआरडीओ ने लिए थे केवल 45 दिन। तो कहने का मतलब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिनसे हम लोग ये कह सकते हैं कि डीआरडीओ यकीनन भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। यानी भारत को केवल सुरक्षा के मामले में ही सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि लगभग सभी दिशाओं से ये भारत को विकास करने में बहुत मदद कर रहा है। अभी इसी तरह का एक नया कारनामा कर दिया है और बना डाला है तरबूज बम, और न केवल तरबूज बम बल्कि कद्दू बम, लौकी बम और न जाने किस किस तरह के बम बनाए हैं जो कि इस समय भारतीय सेना को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड थे। क्या हुआ है आगे आप जानिए वीडियो को। बस डीआरडीओ के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि सियाचिन, लद्दाख इस तरह के इलाकों में पहुंच पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर 18,000, 16,000, 30,000 इतने फीट की ऊंचाई होती है और यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो भी बहुत ज्यादा जानलेवा होता है। यहाँ पर आपको सूखे घास का एक तिनका भी नहीं मिलेगा उगा हुआ, यानी मौसम इतना ज्यादा खराब है, ऑक्सीजन लेवल कम है। दूसरी बात, यहाँ पर -45 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहुँच जाना ही बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में हमारे सैनिक जो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जो वहाँ पर हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हैं, उनको रसद कैसे पहुँचाई जाए। अनाज, सब्जियां, फल, उनकी ज़रूरत के बाकी सामान वहाँ पर किस तरह से पहुँचाए जाते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, महीनों लग जाते हैं इसमें। लेकिन चलिए, अनाज वगैरह जैसी चीज़ें हैं जिन्हें कि लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, उन्हें हम लोग हमारे इलाके से लेकर सियाचिन या फिर लद्दाख के बाकी इलाकों तक पहुंचाएं तो इसमें अगर महीने 2 महीने का भी समय लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अनाज खराब नहीं होता है। लेकिन सब्जियों का क्या, फलों का क्या, ये तो इतने लंबे समय तक स्टोर नहीं किए जा सकते। तो कहने का मतलब इन्हें वहां तक पहुंचाने में ये रास्ते में ही खराब हो जाते होंगे। वैसे इसके लिए भी कई सारे उपाय हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगे हैं और उनको करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डीआरडीओ ने बेड़ा उठाया और डीआरडीओ ने कहा कि अब हम लोग इस खराब मौसम में भी ऐसी फल और सब्जियां उगाएंगे जो कि हमारे सैनिकों को बड़ी आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, और न केवल सैनिकों को बल्कि वहाँ के सिविलियंस को भी बड़ी आसानी से ये मिल जाए, ताकि उन्हें बाहर से आने वाली महंगी सब्जियां ना खरीदनी पड़े, महंगे फल ना खरीदने पड़े। और ये आपको बहुत छोटी सी बात शायद लग रही होगी, लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए, हमारे सैनिक वहाँ पर किस तरह से अपना गुजारा करते होंगे, वो क्या खाते पीते होंगे, या उन्हें अगर खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करवाई भी जाती होंगी तो उसके पीछे कितना बड़ा एफर्ट लगानी पड़ती होगी। तो इन सब से बचाव के लिए डीआरडीओ ने रिसर्च शुरू की और फाइनली डीआरडीओ की रिसर्च उस लेवल तक पहुंच गई जहां पर इन सभी चीज़ों के, इन सभी प्रॉब्लम्स के समाधान हमें मिल जाते हैं। आज तक के द्वारा यहाँ पर रिपोर्टिंग की गई है और यहाँ पर डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू भी किया गया है। छोटा सा है, आप सुनिए पहले। नमस्कार, आप अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं है नुब्रा का सियाचिन सेक्टर, और डीआरडीओ के डिटैचमेंट नुब्रा सेक्टर में मैं यहाँ हूँ। इसका मकसद है कि हम अलग अलग तरह के सब्जियां, फल वगैरह किसानों को सिखाएं कैसे कैसे उगाए जा सकते हैं। अमूमन लोग सोचते हैं ठंडे रेगिस्तान लद्दाख है, इसमें बहुत ही कम तरह के सब्जियां या फल उगा सकते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमारा लेटेस्ट इंटरवेंशन आप कह सकते हैं कि तरबूज, जो कि एक गर्म जगहों पे
जनरली पाया जाता है, उसको हमने लद्दाख जैसे इस कोल्ड एरिया में कैसे उगाया है। तो उसमें 2-3 तरह के यहाँ पर रिसर्च उसका हमारे कोशिश का एक नमूना है कि तरबूज भी एक पोर्टेबल, एक अच्छे क्वांटिटी में लद्दाख जैसे इन जगहों पे हम उगा सकते हैं। और ये कहते हुए मुझे खुशी भी होती है कि लोगों ने इसको अपनाया भी है और उस प्रोड्यूस को बाजार में तो बेचते ही है, और साथ साथ हमारे फौजी जवान यहाँ जो तैनात है उनको भी हमारे किसान सप्लाई करते हैं। तो ऐसे रिसर्चर हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे रिसर्च के कारण किसान तो फायदा उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये फायदा हमारे फौजी जवान जो सेना यहाँ पर बॉर्डर पे तैनात है उन तक भी ये फायदा पहुंच रही है। तो आपने सुन लिया किस तरह से डीआरडीओ ने यहाँ पर सब्जियां उगाना पॉसिबल किया, तो इनकी सप्लाई सीधे हमारे सैनिकों को जाती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।